हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजय लॉजिक चैनल में। हम बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में और एनसीईआरटी पैटर्न से देख रहे हैं। पहले जो है इन 13वीं से 14वीं सदी में सुल्तान सल्तनत के बीच में चुने हुए शहर रहते थे। जैसे दिल्ली के आसपास जो उत्तर प्रदेश का एरिया है या दिल्ली है, यहीं पर इन लोगों का राज था। गुजरात में भी था, यहाँ पे भी था। ज़्यादातर जो है राजपूतों का शासन था। 1100 के आसपास में लगभग राजपूतों का शासन था इंडिया में, और मतलब कई राजपूत थे छोटे छोटे राज्यों में अपना विस्तार किए हुए थे। और हम आपको बता दें पहले, चौहान वंश था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। चौहान वंश मतलब काफ़ी ज़्यादा चला था। वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास में लगभग ज़्यादा फैला हुआ था चौहान वंश। एक बार नज़र डालेंगे हम लोग मैप पे, इसमें दिल्ली दिया हुआ है, कुतुब मीनार, और जहाँ पे मतलब इन लोगों का शासन था, तुर्क लोगों का। कुतुब मीनार है, हौज खास सुल्तानी। ये लोग मतलब आने के बाद में इन लोगों इसका आविष्कार किए हैं। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद, इन सब का बाद में इन लोगों ने नाम रखा है या मतलब स्थापना किया है इन लोगों ने। दहली एक है ना, और हौज खास, सीरी, जापना, ये सब जो है इन लोगों ने बाद में खुद इसका जो है नाम रखा है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर भी नजर डालिए कि 5 वंशों की पहचान कीजिए तो दिल्ली की सल्तनत बनी है। 5 वंश हैं, और जिस इलाके में को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मान देकर दिल्ली कोना, सीरी और जापना को पहचानिए। और दिल्ली के शासक जो मतलब सल्तनत काल के पहले जो शासक थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। और लगभग 1100 से 700 के बाद में लगभग जो है 1000 के आसपास सब राजपूतों का शासन बहुत तगड़ा बढ़ा हुआ था। इन लोगों ने इन्हीं राजपूतों, और हारने की वजह भी क्या थी कि कई शासक थे जो जगह जगह पर छोटा छोटा राज्य अपना बना कर रहते थे, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो तुर्क लोग आए, उठाकर जो है अपना राज्य शासन करने लगे। और तोमर वंश था आरंभिक 12वीं शताब्दी में, 1165 के आसपास में तोमर वंश था। 1165 से राजपूत वंश चालू होता है। उसके बाद अनंगपाल बने जो 1130 से 1145 तक रहे, लगभग 15 साल। चौहान वंश आया जो सबसे शक्तिशाली राजा शासक था, और चौहान वंश के बाद पृथ्वीराज चौहान उसी चौहान वंश के ही हैं। अनंगपाल भी तोमर वंश के हैं, तोमर। और फिर चौहान वंश 1665 से 1165 से 1192 तक था, और पृथ्वीराज चौहान इसके शासक बने 75 से 92 तक। 75 से पहले कोई चौहान दूसरा रहा होगा। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध कहा जाता है, जो लगभग 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध, जिसमें वो मोहम्मद गौरी हार गया था। और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। तो मतलब 91 में हुआ था तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है जो, और उसमें वो हार गए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गए थे। और फिर उसके बाद 1 साल वो बैठा रहा, फिर तमाम सेना तैयार करके 1192 में पृथ्वीराज चौहान से दोबारा उसने लड़ा, और 1192 में लगभग उन्होंने जीत हासिल कर ली, और दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक बना। कौन बना? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद मोहम्मद गौरी बना दिल्ली का प्रथम शासक। और मतलब 2 बार लड़ा था, जीता था। और उसके बाद में प्रारंभिक तुर्की शासक आ जाते हैं, मतलब 1130 से 1192 तक, मतलब 1192 तक राजपूत वंश था, दिल्ली का शासक था। बाकी अनेकों राज्य में राजपूत का शासक ही चल रहा था उस समय। उसके बाद तुर्की शासक पहला 1206 से 1290 तक तुर्की शासन चला, और 1206 में मतलब 1292 में जीता मोहम्मद गौरी, 1206 तक मोहम्मद गौरी ही राज किया था। उसके बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बने कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे। तो मतलब प्रारंभिक तुर्की शासक, मतलब प्रथम सल्तनत काल की स्थापना लगभग सल्तनत काल की स्थापना तुर्क लोग ही किए थे। सल्तनत काल की स्थापना तुर्क लोगों ने ही किया था। और फिर 1206 में उनकी मृत्यु हो गई मोहम्मद गौरी की। उसके बाद में प्रारंभिक तुर्क शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। पहले जो है ये लोग तुर्क लोग थे। ये अफ़गानिस्तान का था, मतलब मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान था गजनी का। गजनी का नहीं, मतलब मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का था। तो वहाँ से ये जब आया था
तो तुर्क वाले जो आमिर कहते हैं, वहाँ के एक आमिर थे, आमिर जात मुस्लिम ही थे लेकिन उन्हें आमिर कहा जाता था, आमिर सरदार। उनको वो तुर्क वाले ला करके इनके यहाँ के शासकों के हाथ में, पाकिस्तान के शासकों जो बड़े शासक होते थे उन्हीं को बेच देते थे, उन्हीं को गुलाम कहते हैं। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में अपने साथ लेकर आया था। कौन लाया था? मोहम्मद गौरी लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में अपने साथ भारत लाया था। ये उसका क्या था? गुलाम था, सेना की देखभाल करता था। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, उसके बाद में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को मतलब वो हो गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना और ये मतलब सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। सुल्तान की उपाधि लगभग मोहम्मद गौरी ने ही ग्रहण की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को भी सुल्तान की उपाधि मिली उसके बाद जो है। और हम आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी की शासन को प्रारंभिक तुर्क शासक कहा जाता है और गुलाम वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहम्मद गौरी के शासन मरने के बाद प्रारंभिक तुर्क शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक के जब मतलब बना राजा बना तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश रहा कब तक? 1206 ईस्वी से 1290 तक, 1292 से 1206 तक मोहम्मद गौरी शासन किया। और उसकी मृत्यु के बाद उसका गुलाम बना शासक दिल्ली का सुल्तान बना। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात बना था। और फिर हम आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक था, मतलब गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक ही था, मतलब 4 साल ही उन्होंने राज किया था दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर। और हम आपको बता दें कि ये पहला तुर्क शासक था उत्तर भारत का। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने, लाहौर को अपनी राजधानी, मतलब दिल्ली के साथ साथ लाहौर को भी अपनी राजधानी बनाया। कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के साथ साथ लाहौर को भी अपनी राजधानी बनाया। और इसकी उदारता के कारण इसे लाख लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता? लाख बख्श कहा जाता था। ये भी मतलब क्वेश्चन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से लोग क्या कहते थे और क्या कहते थे, तो इसे लाख बख्श या बोलते हैं कि लाख बख्श गुलाम वंश के किस शासक को कहा जाता था। तो ये मतलब बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक की गतिविधियों में ही बीता। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उन्होंने कुतुब मीनार की भी मतलब स्टार्टिंग किया था, मतलब कुतुब मीनार चालू किया था बनवाने को कंप्लीट तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इन्होंने आधा बनवाया था। आधा बनवाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग। तो ये तीन जो है 3 इमारत किन्होंने मतलब निर्माण कराया था। पहला करा था कुतुब मीनार, दूसरा था कुव्वत उल इस्लाम। क्या था? दूसरा था कुव्वत उल इस्लाम। दूसरा क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। और तीसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। तीसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। तीसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो अजमेर में स्थित था। और कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, पर पूर्ण जो है इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था वो पूर्ण किया था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने के अवसर उसे नहीं मिल पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान से खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसके मरने के बाद दूसरा शासक बना 1210 में। इसने शासन किया 4 साल, 1206 से 1210 तक। और गुलाम वंश की स्थापना की इन्होंने। और 1206 से फिर इनका जो है दामाद था, जो वो भी इनका गुलाम ही था लेकिन इनका दामाद था, उसका नाम था इल्तुतमिश। 1210 से 1236 तक, मतलब 1210 में इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था इसका? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1210 से 1236 तक था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसने प्रशासन को बहुत अच्छे से मतलब चलाया। कुतुबुद्दीन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के आमिरों ने सुल्तान की गद्दी पर बिठाया। उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्तुतमिश को। और गद्दी पर बैठने के बाद आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। मतलब इन्होंने एक हट्टे हष्ट पुष्ट 40 सरदारों, जो मतलब आमिर जो वहाँ से आते थे तुर्क से गुलाम थे, उनका संगठन, मतलब 40 सरदारों का संगठन बनाया। 40 सरदारों का संगठन बनाया और इसका नाम दिया तुर्कान तुर्काने तुर्काने। तो फिर तुर्क सरदारों ने
तो सरदारों का एक संगठन बनाया, उसका नाम दिया तुर्कान चहलगामी। 40 सरदारों का एक संगठन किया, उसका नाम दिया तुर्कान चहलगामी। और ये अपने पर्सनल बॉडी गार्ड की तरह रहता था, मतलब जहाँ जो पर्सनल लेकर चलता था इनको, मतलब एक हष्ट पुष्ट था, इनकी खिलाई भी अलग थी, इनको बना के रखा था, कहीं अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें लेके जाता था। और हम इनको राज्य के बारे में बताते हैं तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार लगभग उत्तर भारत में पूरा हो गया था। मुल्तान, पाकिस्तान, सिंधु तक लगभग, पाकिस्तान जो प्रेजेंट में है उसका आधा पूरा लेकर के, जम्मू कश्मीर, जम्मू लेकर के बाकी छोड़कर, और इधर उज्जैन वगैरह सब, वो गुजरात, आधा गुजरात, इधर उत्तर भारत जो है, बिहार, छत्तीसगढ़ जो है प्रेजेंट में, नेपाल का भाग कुछ लेकर पूरा जो है गुलाम वंश में चला गया था, मतलब सुल्तान के अंडर में था। उत्तर भारत लगभग पूरा सुल्तान के कब्जे में था और यही उस पर शासन करते थे। और यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जो है, पहली बार जो प्रशासन व्यवस्था कुछ चाणक्य नीति वाला थी इनका। और इनका प्रशासन व्यवस्था जो है, पहला था जो केंद्रीय शासन रहते हैं, कई जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रांतों को मिलाकर सुल्तान का पद था। उसके बाद इक्तादार, जो मतलब राज्य है उनको इक्ता कहते थे, तो इक्तादार था। उसके बाद परगना अधिकारी, जो जिला जिला होते हैं या कई ग्राम को मिला के होते हैं, उसे ग्राम के बाद फिर मुखिया या पटवारी, चौकीदार, मुखिया रहते थे। इल्तुतमिश ने देश की राजधानी थी और इस दिल्ली को पुनः दिल्ली को कर दिया था और एक स्वतंत्र राजतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था, अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। एकता कुछ भी कहो, मतलब प्रांत के शासन, जो प्रांत को है, राज्य को बताते हैं उसको एकता कहते थे, उसको चलाने वाले को इक्तादार कहा जाता था। और इसको यहाँ पे जो मतलब चलाते थे उनको सेनापति, जो महान सेनापति था, उसी को नियुक्त करता था। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से पैसे वसूलते थे, कर वसूलते थे, जो कुछ भी उन्हें लेना रहता था। और इल्तुतमिश सुल्तान रहता था, मतलब दिल्ली में पूरा शासन इल्तुतमिश ही देखता था। और जो भी जैसे प्रांतों के इक्तादार जो होते थे, कर वसूलते थे, उसमें जो उनके शासन में लगता था, नहीं जो बचता था वो सुल्तान के पास भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते किया, मतलब चांदी का टका चलाया था। इल्तुतमिश ने पहली बार चांदी का टका चलाया था और तांबे का जीतल चला था, मतलब तांबे का जीतल कहा जाता था, उसे जीतल चला था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उन्होंने मतलब जैसे अपने जीते जी ही अपने बेटी को उत्तराधिकारी, जो मतलब दिल्ली का उत्तराधिकारी, सुल्तान की गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और इल्तुतमिश के मरने के बाद में जो है रजिया सुल्तान और प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी 1236 में। 1210 से और 1236 तक इल्तुतमिश का राज था। उसके बाद 1236 में रजिया शासनकाल में आगे दिल्ली की गद्दी पर रजिया बैठी। इसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठी। ये कौन थी? ये गुलाम वंश के तीसरी शासक थी, वो भी महिला, तीसरी शासक थी और वो महिला थी। तीसरी शासक थी, वो भी महिला थी। इनके बाद जो है तीसरी शासक थी, वो महिला थी। और इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 36 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। मतलब नियुक्त तो इल्तुतमिश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बैठा नहीं था। और जो वहाँ के सरदार थे, अमीर सरदार थे, उन्होंने विरोध किया लड़की को गद्दी पर बैठने से, इसलिए इनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। तो रजिया से पूर्व, मतलब हम आपको एक बात और बता दें कि रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। लेकिन इससे पूर्व चीन, मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक थी। मध्यकालीन विश्व मतलब उस समय के विश्व में, या उस होगी मध्यकालीन विश्व में या मध्यकालीन भारत में रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया जो है पहली मुस्लिम महिला शासक थी। 1236 से इनका राज था 1240 तक। रजिया लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया, लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। और रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। यह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती।
आमिर को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया और अंततः 1240 में, मतलब 4 साल के अंदर ही, मतलब 3 वर्ष 8 माह शासन किया इन्होंने और 4 साल के अंदर ही कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी गई। क्या कर दिया गया? रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने। एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। 6 साल तक ऐसे चलता रहा, मतलब 1236 से 1240 तक रजिया ने राज किया और 6 साल वैसे कोई ना कोई बैठता रहा। मतलब एक भाई और 2 भतीजे, 3 लोग ने शासन किया। और अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक थे। कब तक थे? 1246 से 1265 तक थे। 46 से 65 तक कौन था? नसरुद्दीन महमूद, जो था इल्तुतमिश का छोटे पौत्र नसरुद्दीन शाह थे, मतलब उनका पौत्र था, छोटा पौत्र था। इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बाद थे 46 से 65 तक। 46 से 65 तक, 1246 से 65 तक, 1246 से 65 तक। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था इनका नाम, नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, इसके नसरुद्दीन महमूद था। अब इसमें इनके राज में जो है लगभग 40 सरदार, जो तुर्की सरदार का दल था, इसको मतलब इल्तुतमिश ने जिसको बनाया था, उनको और शक्तिशाली बनाने को सोचा इन्होंने। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का संगठन किया था उसका, जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी। इसके समय नसरुद्दीन शाह के समय में 1240 से 65 के बीच में लगभग इस समय में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया नसरुद्दीन की महमूद के राज में। और वह चाहते थे गद्दी से उतार देते थे, और मतलब जिसे चाहते थे उसे गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते थे उसे गद्दी पर बिठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। किसने? 40 तुर्क सरदारों का दल। महमूद ने एक आमिर जिसका नाम बलबन था। महमूद ने एक आमिर जिसका नाम बलबन था, आमिर मतलब वही तुर्क सरदार जो आते थे गुलाम, उसको अपना नायब बनाया। और बलबन धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, मतलब एक अपना हाथ पाँव बड़ा ज़्यादा अपनी पहचान कर लिया था। और मतलब 40 जो सरदार थे उनको इतना पावरफुल कर दिया था, इतनी उनके हाथ में पावर दे दी थी कि कोई अगर जाता तो वो सोच समझ के अपने हिसाब से किसी को भी राजगद्दी पर बिठा सकते थे, मतलब सुल्तान दिल्ली का बना सकते थे। धीरे धीरे जो बलबन था धीरे धीरे अपनी स्थिति फिलहाल अपनी स्थिति मतलब अच्छी कर ली पूरे शासन काल में, और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया, मतलब उस सरदार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सरदार बन गया। आमिर मतलब उसी जो दल था, तो सरदारों का दल था, उसमें एक आमिर था, बलबन नाम था, उसको शक्तिशाली सरदार बन गया। उसको अपना नायब बनाया था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है उसको अपना नायब बनाया था। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति अच्छी कर ली, जिससे उसको सरदार बनने का मौका मिल गया। गयासुद्दीन बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन था, वो नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसे बैठना ही था, मतलब उसी को इसीलिए उसने तैयार किया था। और 1266 मतलब 1240 से 65 तक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का छोटे पौत्र था। इसके बाद बना वो सरदार, जो तुर्क सरदार थे, जो मतलब उनके 40 संगठन है, उसी में से बलबन जो है, इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। 1265 में दिल्ली का शासक बना, मतलब सुल्तान बना। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था, मतलब इससे पहले ही ट्रेनिंग दी गई थी हिसाब से सोचा जाए तो। उन्हें शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सर्वप्रथम उन्होंने तुर्कान चहलगानी नामक 40 गुलाम के दल को समाप्त कर दिया, मतलब जो जिससे वो निकला उसी को समाप्त कर दिया। 40 को जिसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, चालू किया था, तो दो कार्यकाल में चला। इल्तुतमिश के कार्यकाल में चला और नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में चला, चजिया सुल्तान कार्यकाल में चला, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम उसने
सर्वप्रथम उसने 1267 में ये शासनकाल पे बैठा इन्होंने। और जो है बलबन एक योग्य शासक और अनुभवी शासक था, और उसने महत्वपूर्ण सर्वप्रथम तुर्कानी चहलगामी के नाम के जो सारे सदासी ने समाप्त कर दिया और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाया। और ये जैसे गांव आजकल पुलिस चौकियां हैं, सबसे पहले इन्होंने गांव के पास में जो पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने का सफल रहा। मेवातियों के अलावा अन्य विद्रोह जो है उसका भी इन्होंने दमन किया। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई इन्होंने, और जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई इन्होंने। और वह राजा की धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जाती थी। उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जाती थी। वह ना तो कभी मजाक करता था ना हंसता था। और उसके दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर बैठने और आने के बारे में नियम बनाए रखने की कठोरता से पालन करवाना चाहता था वो। और बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ की। सिजदा जो थी वो जो भी आए वो सुल्तान के पैर और हाथ को चूमे, और पायबोस जो है, पायबोस का मतलब है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, और सिजदा का मतलब है कि बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। उन्होंने सिजदा और पायबोस नामक ईरानी परंपरा को प्रारंभ की। दरबार में उसने जो है प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ मनाने की प्रथा प्रारंभ की, और उन्हें सक्रिय रखने का अभ्यास पर बल दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उनका वेतन सदैव समय पर दिया। और उसी समय बगल में मध्य एशिया में चीन, रूस, ये सब लगभग जो है काफ़ी राज्य जो इस समय मंगोल राज, जो मुगल आए थे बाबर वगैरह, तैमूर का शासक था, मंगोल राज था, जहाँ का राजा शासक जो है चंगेज खान था। वो अपना विस्तारवादी संस्था कर रहा था, वो विस्तार करने में लगा हुआ था। बलबन ने राज्य के बाहरी आक्रमण से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया, और 13वीं शताब्दी तक के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। 13वीं सदी के अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के सबसे बड़े भागों में फैल चुका था। चंगेज खान के नेतृत्व में उनकी शक्ति बढ़ चुकी थी, और मंगोल आक्रमणकारी की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मंगोलों की मार्ग में पड़ने वाली पुराने जो दुर्ग थे, दीवारें थी, उसकी मरम्मत करवाई तथा नए दुर्ग का निर्माण करवाया, और वहाँ पर हष्टपुष्ट सैनिकों को एवं विश्वसनीय अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति का पूर्ण संबंध किया इन्होंने। और जो है मंगोल आक्रमण की भयंकर बलबन भलीभांति जानता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग पर पड़ने वाली दुर्ग मरम्मत करवा दिया, और शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति व्यवस्था वहाँ पर की। मतलब सारी व्यवस्था इन्हें अपनी पूर्ण तैयारियाँ कर ली उन्हें रोकने के लिए। और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश के शासन अधिक दिन तक नहीं रह पाया, और जो शक्ति बलबन ने प्रदान की थी उसी के प्रमाण स्वरूप आगे जो है खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। और उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रारंभिक तुर्क वंश या गुलाम वंश जो था उसका जो है निम्न शासन कौन थे उनके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि प्रारंभिक तुर्क स्टार्ट कौन है 1200 से 1290 तक, मतलब 92 से 6 तक मोहन गौरी था इसका शासक, और वो सुल्तान की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। और वो 1192 से 1206 तक वो राज किया, मतलब 15 साल लगभग कौन किया राज? मोहम्मद गौरी ने राज किया 15 साल। सुल्तान मतलब भारत का सुल्तान रहा 15 साल।
15 ईयर्स भारत का सुल्तान रहा। और उसके बाद अपने उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो राजा बना, सुल्तान बना, और उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश था लगभग 1206 से 1290 तक का। प्रारंभिक तुर्की वंश को हो या गुलाम वंश को हो, ये जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक था। और इसका जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो था 1206 से 1210 तक। और द्वितीय शासक जो था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वो 1210 से 1236 तक था। और इसका मतलब ये भी गुलाम ही था। रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की लड़की थी। इसका शासनकाल लगभग 1236 से 1240 तक था। मतलब ये 4 साल इन्होंने शासन किया था, और 4 साल 3 साल 8 माह लगभग किया था गयासुद्दीन के पहले बाद नसरुद्दीन महमूद था, जो 1246 से 1265 तक किया था। ये जो था इल्तुतमिश का छोटा पौत्र था। कौन था? छोटा पौत्र था। इल्तुतमिश का छोटा पौत्र था। फिर गयासुद्दीन बलबल था, जो आमिर सरदार था, जो 40 सरदार का गठन किया था। उसी में से एक महान शासक, मतलब इसकी बुद्धि थोड़ा समझदार था और अच्छा था, अनुभवी शासक था, इसलिए अनुभवी था और इसी को राजा बनाया सरदारों ने। और इन्होंने उन्हीं को सरदारों को समाप्त कर दिया था आगे चल के। बलबन जो है 1206 से 1287 तक था। अब 87 के बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, मतलब खिलजी वंश होता है। अब खिलजी वंश के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे लगभग। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और